ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 4 प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहा है। बेटे ये जो आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार दे आर आस्किंग, और इससे ये भी शो होगा कि आपने अभी तक जो भी 16 चैप्टर्स या अप टू 17 चैप्टर्स लेक्चर 3 तक जो भी कुछ किया है, वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। बट द नेट रिजल्ट, क्योंकि आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 17 के बाद तो हम कहीं अलग ही चले जाएंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बातें करेंगे, कैश फ्लो की बातें करेंगे, रेशो की बातें करेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बातें करेंगे, एंड दैट कंसोलिडेटेड चैप्टर इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन दिस टुडेज लेक्चर। ये जो लेक्चर नंबर 4 है ना बेटे आज का, और लेक्चर नंबर 5 जो नेक्स्ट लूंगा मैं, आई विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस। मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने लाइव करने वाला हूं, एंड आई विल बी गिविंग यू सम टेक्निक्स। अगर आपने उस टेक्निक से किया तो यकीन मानिए आपका टाइम भी सेव होगा, क्वेश्चंस करेक्ट भी होगा, एंड दैट टेक्निक इज नॉट रट्टाफिकेशन, दैट इज लॉजिक। बेटे आप ये बताइए, रटेंगे अगर एडजस्टमेंट्स को, द होमवर्क विच आई हैव गिवन यू कि भाई आपने एंट्रीज लिखनी है, अगर आप एंट्रीज को रटते हैं तो कितनी एंट्रीज कर लेंगे? अगर वो भूल जाएगी तो कर ही नहीं पाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे। न्यू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आ गई। बट इफ यू नो दैट हाउ टू कैच अ फिश, देन यू कैन कैच अ फिश। किसी भी पॉन्ड में जाएंगे, फिश पकड़ लेंगे। बट अगर आपको फिश पकड़नी नहीं आती, लॉजिक ही नहीं पता, कंसेप्ट ही नहीं पता, जनरल एंट्रीज ही नहीं पता, एंड यू डू नॉट नो डबल एंट्री, हाउ टू पोस्ट इट, देन यू कैन नॉट डू इट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज आज आप बड़ा सिंसियरिटी से अपने कैलकुलेटर को बाहर निकालने, देखिए मैंने तो कैलकुलेटर पे निकाल लिया, बिकॉज हम लाइव करेंगे। कैप्लन को बाहर निकाल लीजिए, और मेरे जूस नोट्स को यू कैन इन केस यू हैव बोरोड दैट, परचेज दैट, आई हैव गिवन द सेम क्वेश्चन इन माय, बट मैं कैप्लन से कराऊंगा, क्वेश्चन सेम ही है। बट ये बात कराने से भी इंपॉर्टेंट है कि मैं जो टेक्निक फॉलो करूंगा ना, मैं जिस वे में चलूंगा वो वे नोट करना है आपने, और उसी वे को फिर फॉलो करना है वाइल डूइंग एग्जामिनेशन किट। तो आप रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर नंबर 4 प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी आर डूइंग प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेक्चर नंबर हम 4 कर रहे हैं बेटे इस समय। ठीक है जी। आइए, भूपेश आनंद के लिए आप सबको मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। बेटे मैंने आप सभी को अपने जूस नोट्स दिए हैं। दीज आर माई जूस नोट्स, एंड वी हैव सीन समथिंग, we have discussed in the last lecture too that what are the learning objectives which we have to cover in this chapter number 17, and what are the basic logics, basic concept which I have prepared. जैसे मैंने concept 1 बनाया, objective of financial statements. We have already covered that. What are the objectives? To calculate the performance or to calculate the position. Then concept 2, components of financial statements. We have seen that what are the components, standard of financial position is a component, standard of comprehensive income is a component, standard of changes in equity is a component, standard of statement of cash flow statement is a component, disclosure note is a component. तो ये 5 components की बातें हमने की in the lecture number 3. Even I have told you the formats कि SOFP का format क्या है, balance sheet का format क्या है, एंड व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पुराने जमाने का और आज के जमाने का एज पर IAS 1 फॉर्मेट्स कर लिए बेटे कंसेप्ट 3 में। इन द लास्ट लेक्चर even I have told you that please pass the journal entries for the adjustments, the additional information which is given to you. मैंने आपको बताया ना कि कई बार अकाउंटेंट इनकम्प्लीट अकाउंटिंग करता है, एंड यू आर अ क्वालिफाइड ACCA, so you have to complete that accounting, or he did some errors and still those are not being rectified. So while preparing financial statement, there can be an adjustment due to 2 reasons. One is due to incomplete recording, incomplete accounting. If it is incomplete accounting, or if it is an error, you have to pass a rectification entry or a journal entry, and you have to complete that, or you have to rectify that error. But तभी तो it will give you a true and fair view. As a qualified accountant, you have to go for that. तो हमने एडजस्टमेंट्स की बातें की। मैंने कहा आपको 5-6 एडजस्टमेंट्स तो आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन का आई थिंक यू हैव मस्ट हैव रिटन द एंट्रीज। डेप्रिसिएशन के हमने एंट्रीज पास की थी। क्लोजिंग इन्वेंटरी, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, प्रोविजंस, इररिकवरेबल डेट्स, शेयर कैपिटल, टैक्स का प्रोविजन ओवर या अंडर हो जाता है। ठीक है जी। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये कंसेप्ट 6th और 7th जो है मैं अभी नहीं करा रहा, वो लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में करेंगे।
आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 है, आई विल बी डूइंग टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, और लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी डूइंग टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2। पूरा लाइव करूंगा और उससे इंपॉर्टेंट आपको पूरी टेक्निक्स बताऊंगा। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया बेटे। दीज आर द स्टेटमेंट्स वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर नंबर 3। द फॉर्मेट्स भी हमने कवर किए, एंड एडजस्टमेंट्स के मैंने जूस नोट्स दिए। देयर आर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द अकाउंटिंग पीरियड विच आर प्रोसेस्ड बिफोर, विच आर टू बी डन बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। like common adjustments आपने लिखी हैं, I have given there closing inventory, okay, depreciation, accrual, irrecoverable debt, income tax, provisions and contingencies, events after this, ठीक है सर। डिस्क्लोजर नोट्स में आई हैव टोल्ड यू इट देयर इज अ नीड टू शो द डिस्क्लोजर नोट्स। आपको बताना चाहिए बेटे, म्यूचुअल फंड के ऐड देखिए आपने, उसमें लिखा होता है अदर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उसमें वो स्टार लगा देते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे शुड गिव द टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दैट। शाहरुख खान क्या कहता है, अदर फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट। सचिन तेंदुलकर आता है म्यूचुअल फंड में, दैट इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड देन स्टिल इट अट्रैक्ट सम रिस्क, सो दैट इज गिवन इन एस्ट्रिक। तो डिस्क्लोजर नोट्स आपको बताने हैं, ठीक है सर। तो डिस्क्लोजर नोट्स के बाद हम करेंगे कंसेप्ट नंबर 6, इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ये हम लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी ही होश में आपके लिए क्वेश्चन नंबर, बेटे ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं। आप सभी कैप्लन ओपन कर लें, और अगर आपके पास मेरे जूस नोट्स हैं तो द सेम क्वेश्चन आई हैव गिवन इन माय जूस नोट्स एज वेल, आप वहां से कर सकते हैं, कहीं से भी कर लें बेटे। बात उससे नहीं है, बात है कि हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एंड वी हैव टू डू दिस सॉल्व क्वेश्चन। तो आइए उससे भी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज द टेक्निक विच यू हैव टू फॉलो, यू नो द टेक्निक विच यू हैव टू फॉलो while preparing your financial statements। उस टेक्निक को समझना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है ही, ठीक है जी, आप यहां से देख लें और कैप्लन से देख लें, एक ही बात है। मैं कैप्लन ओपन कर रहा हूं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी, a limited liability entity, we know that a company is a limited liability organization or a corporate company, as at 31st December 2005। बेटे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आज क्वेश्चन का आंसर से साथ साथ। वी विल लर्न दैट हाउ टू रीड द क्वेश्चन एंड देन हाउ टू सॉल्व इट एंड देन हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आइए, मैंने कहा जी 31 दिसंबर, इट मीन्स एक बात समझ आ गई कि इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2005 तक। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर बी गिवन विद द ट्रायल बैलेंस। तो उन्होंने हमारे को ट्रायल बैलेंस दे दिया। ये देखिए ये डेबिट बैलेंसेस हैं बेटे। मैं बीच में थोड़ा सा लाइन डाल रहा हूं तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। दीज आर डेबिट बैलेंसेस, टोटल कर दिया, ये डेबिट है, और उधर वाले क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो डेबिट बैलेंस का क्या टोटल क्रेडिट बैलेंस का इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इट मीन्स आपको प्राइमरी एंट्री बुक्स नहीं गिवन है, लेजर अकाउंट्स नहीं गिवन है, आपको समरी दे दिया, दैट इज द ट्रायल बैलेंस। बट वो अकाउंटेंट बेवकूफ था बेटे, हु हैज प्रिपेयर्ड दिस ट्रायल बैलेंस। उसने कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं करी, कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं की। बिकॉज ऑफ दैट आप देखिए नीचे कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दी है। 5 इंफॉर्मेशन गिवन है, 5 पांडव थे, 5 इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब उसने 5 ऐसी चीजें या तो एरर कर दिए या कंप्लीट ही नहीं की। इट मीन्स एज अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट यू हैव टू डू दिस इफेक्ट, देखना लेना पड़ेगा, ठीक है सर। मैं खाली एक बार आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूं। पहली आइटम है बेटे सेल्स एंड परचेजेस। अब उन्होंने इकट्ठा ही दे दिया है। आपको पता है, यू नो दैट परचेजेस हैव द डेबिट बैलेंस एंड सेल्स हैव द क्रेडिट बैलेंस। बेटे ऑल इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस, all liabilities have credit balance, all expenses have debit balance, all assets have debit balance। ये बात तो मालूम ही है बेटे, इतने सारे लेक्चर्स किए, इतनी बार बताया। एक्सपेंसेस का, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स एंड परचेजेस। इट मीन्स परचेजेस 20,000 है, सेल्स 50,000 है, ठीक है। ये भी देखते हैं। इन्वेंटरी 8,000,
I think I've told you that in case of closing inventory, we do the physical verification, and that physical verification is generally at the end of the accounting period, after the end of the accounting period. So the stock, the inventory which is given to me in the trial balance, that is opening inventory. अब आपको यहाँ पे दिया नहीं है कि opening है closing है, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में 9 आती नहीं है, ऐसा मान के चलिए, because we do physical verification, and in chapter number 3 and 4 I have did in detail that why closing inventory is not shown in trial balance. अब नहीं बताऊंगा. तो ये opening inventory है. Distribution cost है बेटे. All expenses have debit balance. All assets have debit balance. अभी लिखना नहीं है, मैंने सब आपको बता रहा है. I have prepared the notes जो आपको लिखने हैं, बट आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. Administrative expenses. All administrative expenses have the debit balance, receivables and payables. Now, I think we have done a separate chapter on receivables and payables. Receivable means debtors, sundry debtors, जिनसे हमें पैसे receive करने हैं. बेटे receivables are assets because we will be getting future benefit from them, because I will be getting the future cash flow from them. तो बेटे those are assets and assets have the debit balance. तो यहाँ पर उन्होंने जान के दे दिया receivables and payables की आप चक्कर में आ जाओ कि पेबल्स कौन से और रिसीवेबल्स कौन से. बेटे पेबल्स मींस ऑब्लिगेशंस व्हिच वी हैव परचेज ऑन क्रेडिट एंड वी हैव टू पे देम, दैट इज ऑब्लिगेशन. तो पेबल्स को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं 20,000, रिसीवेबल्स 10,000. फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट. sometimes when we issue equity shares or when we issue loan notes, so we have to incur some flotation cost, or we have to get the advice of those merchant bankers. तो वो जो कॉस्ट आप इनकर करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू और एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. इट इज जस्ट लाइक फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा मान लीजिए. ठीक है जी. इट इज ए एक्सपेंस, तो इट इज डेबिट बैलेंस. कैश एट बैंक, बेटे आपको पता है कैश एट बैंक इज अ डेबिट बैलेंस एसेट है. ऑर्डिनरी शेयर्स 50 सेंट, इट मीन्स एक शेयर का फेस वैल्यू 50 सेंट है. एंड वी हैव सीन दैट व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ अ शेयर. ठीक है जी. 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बेटे प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल और इररिडीमेबल. अगर इररिडीमेबल है तो it will be treated as a part of equity, and if those shares are redeemable then it will be treated as a loan notes. ठीक है सर. 10% loan notes, 10% irredeemable means we give dividend of 10% to these preferential capitals. 10% लोन नोट का मतलब है डिवेंचर्स, लोन नोट्स जो हमने उधार लिया है, बोरो किया है, एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन दैट. दैट 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी विल सपोज टू पे टू द इन्वेस्टर्स. Non-current assets. But in non-current assets, we have done chapter 7, chapter 8, chapter 9. Non-current asset can be tangible and intangible. Non-current means plant, property, equipment. tangible हो गए. फिर मैंने patents, brands बताए थे, franchise बताई थी, intangible हो गए. Share premium. When now non-current assets have a debit balance, they are the asset. Share premium. जब आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है and you are issuing the shares at a higher price from your face value, that is share premium. Accumulated profits, बेटे वो रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट्स पिछले सालों के ऐड होते रहते हैं, हम सेव करते रहते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए. लोन नोट्स, इंटरेस्ट पेड. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट 10% इज अ लोन इंटरेस्ट. 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड इफ आई कैलकुलेट 10% of 8,000, बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू सी दैट वेदर द लोन इंटरेस्ट इज सेम और नॉट. अदरवाइज यू हैव टू मेक द accrual एंट्री. 10% 8,000 का निकालेंगे तो 800 आएगा. बेटे 800 लिखा हुआ है, इट मीन्स नथिंग इज accrued, सारा ही पे हो गया. प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, देख लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे आप कैलकुलेट कर लीजिए. 10% इसका निकालिए 9,000 का डॉलर्स का 900, इट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड भी 900 पे कर दिया है. 900 ही आ रहा है. आपको पता चल रहा है कैसे आ रही है, कहाँ से हम आइटम्स आ रही हैं. ठीक है सर. इंट्रीम ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड. नाउ इन केस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आप दो तरह के डिविडेंड देते हैं, एक इंटरिम देते हैं और एक फाइनल देते हैं. बेटे फाइनल डिविडेंड का कोई वजूद नहीं है अनलेस एंड अनटिल एजीएम इज
हैज सैंक्शनड इट। तो अगर फाइनल डिविडेंड आपको दिया हुआ है तो वी विल नॉट टेक एनी ट्रीटमेंट, एंड आई थिंक इन दैट चैप्टर ऑल्सो, इन कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 12, आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर final dividend because AGM has not approved it. It will be only treated as a liability once AGM has been held. तो interim dividend वो कह रहा दिया, ठीक है सर, उसकी एंट्री कर देंगे टैक्स। But we have done a separate chapter on tax that the accounting year is different as compared to tax year. तो आप जो टैक्स पे करते हैं on the basis of estimated profits, उसको अगर हम accordingly देखें तो there can be next year under provision, over provision हो सकती है। Suspense. But in the last lecture, chapter 16, I have told you that what is the meaning of suspense and why we create suspense. Because trial balance does not tally because of one-sided error, किसी भी कारण से, तो हम क्या करते हैं, उसको मिलाने के लिए सस्पेंस डाल देते हैं। यहां तक आपको क्या बात समझ आ गई? बेटे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं जान के धीरे 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 चल रहा हूं। आपको टेक्निक बतानी है ना कि आपको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। तो बेटे आपने पहले क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायल बैलेंस के नीचे उस अकाउंटेंट ने बेवकूफ़ी की है, 5 ऐसी चीज़ों को कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं किया या गलतियां कर दी। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। द फॉलोइंग इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अ बिल्डिंग हुज कैरिंग अमाउंट इज $5,000। वो कहते हैं कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में, एक ज़माने में $5,000 की परचेज की थी, आज वैल्यू बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो माय वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग हैज़ बीन अप्रिशिएटेड टू 11,000। इसका मतलब 5,000 से 11,000 वैल्यू रीवैल्यूएशन हो गया। आई थिंक इन द नॉन करंट एसेट इन चैप्टर नंबर 8 वी डिड अबाउट रीवैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल। चैप्टर नंबर 8 में रीवैल्यूएशन डिस्कस किया था। तो इट मींस वैल्यू ऑफ दैट एसेट हैज बीन अप्रिशिएटेड। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब देखिए टेक्निक स्टार्ट हो रही है। आप जब इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं अभी आप, तो ये एडजस्टमेंट जो है ये बेटे बिल्डिंग की है, तो आपने क्या करना है, इसमें स्टार तो लगाना ही है। अब ये रिलेट किससे कर रही है, बिल्डिंग से रिलेट कर रही है। अब आप ढूंढो बिल्डिंग कहां पर है, बिल्डिंग कहां है, बिल्डिंग कहां है। बेटे आपने नॉन करंट एसेट्स में स्टार लगा देना है। इसका मतलब जिस जिस आइटम का आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स या कुछ भी गिवन है, आपने उसको पढ़ना है और ट्रायल बैलेंस में उसको देखना है कि उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसके 2.5 अक्षर, उसकी रिलेशनशिप किसके साथ है। तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग पढ़ा, बिल्डिंग की रिलेशनशिप नॉन करंट एसेट्स में आ रही होगी, तो मैंने नॉन करंट एसेट को स्टार लगा दिया। नाउ व्हेन आई विल पोस्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं क्या करूंगा, नॉन करंट एसेट को इनर कॉलम में लिखूंगा। ये स्टार मुझे खुद ही बताएगा कि इसमें अभी कुछ जुगाड़ बाकी है। इट मीन्स इसमें अभी कुछ एडजस्टमेंट करनी है, इसमें कुछ अभी अपडेशन करना है। इट मीन्स आई विल राइट डाउन इन द इनर कॉलम। ठीक है सर, और आपको याद भी कराएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखें, अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 सेंट पर शेयर इज टू बी प्रपोज्ड। बेटे हमारे लिए रद्दी है ये फाइनल डिविडेंड, इज टू बी प्रपोज। एजीएम में अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो हम इस फाइनल डिविडेंड की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 12 में कैपिटल स्ट्रक्चर या 13 में बता दी है। फाइनल डिविडेंड इज ओनली हैज अ वजूद इफ इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड, इफ इट इज बीइंग सैंक्शनड बाय एजीएम। तो हम यहाँ पे एजीएम की बात की ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। द बैलेंस ऑन द इनकम टैक्स अकाउंट, वो कहता है जो बैलेंस है ना इनकम टैक्स अकाउंट में, ठीक है, रिप्रेजेंट्स एन ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, वो कह रहा है ये जो बैलेंस है ना 500 रुपये का, ये पिछले साल हमने ज़्यादा जमा करा दिए थे और टैक्स ईयर टैक्स लायबिलिटी जो है 500 रुपये से कम थी। इसका मतलब वो 500 रुपये जो लास्ट टाइम हमने डिपॉजिट ज़्यादा कर दिए थे, इट कैन बी एडजस्टेड विद दिस करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी आराम से। तो मैं यहाँ पे पहले तो स्टार लगा रहा हूँ, टैक्स के साथ स्टार लगाइए। द बैलेंस ऑफ द इनकम टैक्स अकाउंट, वो कहता है जो ऊपर बैलेंस दिया हुआ ना ट्रायल बैलेंस में 500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, वो क्या दिखाता है, शो क्या करता है, दर्शाता क्या है, ओवर प्रोविजन फॉर द प्रीवियस ईयर। टैक्स फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 3,000। इस
साल का टैक्स $3000, 3000 पाउंड, 3000 येन, 3000 रुपये है। तो बेटे हमें पता ही है दैट इफ देर इज ए प्रोविजन, इफ देर इज ए अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन, दैट कैन बी एडजस्टेड विद दिस करंट ईयर बिकॉज वी हैव टू पे $3000 बट $500 रिलेट्स टू लास्ट ईयर एंड दैट इज ओवर प्रोविजन, वी हैव पेड इन एक्सेस। तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर ये 500 रुपये हम लेस कर देंगे, 2500 रुपये दिखाएंगे। ठीक है सर, देखेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी, और बेटे आपको पता ही है मैंने कहा था ना इन्वेंटरी की हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी किससे रिलेट करता है बेटे, आप बताइए किससे रिलेट करता है। यहां पर आप देखिए इट रिलेट्स टू परचेजेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री होती क्या है बेटे, जो स्टॉक रह गया, बच गया, हमने पहले ओपनिंग स्टॉक लिया था, फिर बहुत सारी चीजें परचेज कर दी, हमने सबको परचेजेस में दिखा दिया। बट क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो समथिंग विच इज फ्रॉम परचेजेस। वैसे इन्वेंटरी जो बच जाती है दैट इज एसेट। अब कुछ इन्वेंट्री बच गई, एसेट बढ़ गया, बट आई हैव टेकन इट, वो मैंने परचेजेस में डाल दी थी, तो मैं परचेजेस से लेस कर दूंगा। तो मैंने अभी स्टार लगा दिया, अभी हम एंट्री देखेंगे। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक के बाद आ जाइए। द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ 4000 ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कहता है ये जो 8000 का बैलेंस है ना बेटे, ये भी आप स्टार लगा दीजिए। ये जो $8000 का सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, वो ये कह रहा है दिस इज इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स विच यू हैव इशूड। और आपको पता है एक कंपनी एक ही वैल्यू की इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, एंड वी नो दैट 50 सेंट, ऊपर कहीं लिखा हुआ था बेटे, 50 सेंट इज द फेस वैल्यू, इज द नॉमिनल वैल्यू, इज द पार वैल्यू ऑफ दैट शेयर। बट आपने कितने में इशू किया, 8000 में। कितने शेयर्स, 4000 शेयर्स। आप बताइए बेटे, अगर हम 4000 शेयर 50 सेंट के हिसाब से इशू करें तो दैट कम्स टू 2000। इट मीन्स शेयर कैपिटल तो 2000 होनी चाहिए, बट सस्पेंस में 8000 है। इट मीन्स वी मस्ट हैव इशूड एट प्रीमियम, हमने इसको प्रीमियम में इशू किया होगा। तो आप ऊपर शेयर कैपिटल में स्टार लगा दीजिए बेटे। स्टार मुझे ये बताते हैं दैट वी हैव टू डू some adjustment because that balance is not updated balance। आराम से, अभी बेटे कुछ किया थोड़ी है, मैं जान के धीरे धीरे आपके साथ आपको इंफॉर्मेशंस बता रहा हूं। ठीक है जी, आगे देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है यू हैव टू प्रिपेयर, क्या करना है, प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एंड वी नो दैट देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन इज एसओएफपी, सेकंड इज एसओसीआई, थर्ड इज एसओसीईआई, फोर्थ इज एसओसीएफ एंड फिफ्थ इज डिस्क्लोजर नोट्स। भगवान इसका भला करे, इसने 3 ही बातें बोली हैं कि भैया ये 3 बातें तो प्रिपेयर कर दो। वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, and we know that statement of financial position is a balance sheet, and as per IAS 1 it is named as SOFP and it is always prepared as on a particular date। बेटे यहाँ पर 31 दिसंबर 2005 आखिरी तारीख है, तारीख पे तारीख। तो हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे, 31 दिसंबर 2005 को बनाएंगे। ठीक है सर, ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। And we know that profit and loss account and other comprehensive income is always prepared for the year ending। ठीक है जी, हम इसको for the year ending बनाएंगे। And the third is statement of changes in equity। I think in the lecture number 3 मैंने आपको इन तीनों के फॉर्मेट्स दिए हैं। क्वेश्चन हम आराम से दोबारा से देख लेते हैं, मैं रुक गया हूँ, जल्दी कुछ है ही नहीं, जल्दी किस बात की करनी है बेटे। अभी जो मैं अब बताने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे आगे। आइए भूपेश आनंद के साथ बिल्कुल आप मेरे साथ साथ चलेंगे बेटे। बिल्कुल मेरे को हाथ को पकड़ के रखना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स के हाथ को पकड़ लेते हैं, उंगली छोड़ता ही नहीं है। आपने मेरी उंगली नहीं छोड़नी आज के लेक्चर में, बिकॉज मैंने आपको रास्ता बताना है, कहीं आप भटक ना जाएं, बिकॉज कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाइयां हैं, बेटा आप गिर ना जाएं, गुम ना जाएं। वैसे कोविड चल रहा है, तो बेटे आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरी उंगली पकड़ लेना बेटा आज। ओके, तो मैंने ऊपर, आप रजिस्टर वाले तो बाहर निकाल लीजिए, निकालिए बेटे, सब बच्चे निकालिए, कसम होगी अगर आपने आज, मैंने कहा ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर लिखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 कैप्लॉन,
मैंने आपको कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, कुछ बेंचमार्क्स लिखे हैं कि भाई आप जब ये क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। 10 बातें लिखी है मेरे ख्याल से और 3 नोट्स लिखे, 4 नोट्स हैं बेटे। 10 बातें 4 नोट्स हैं। इस दुनिया का मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से देखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप F7 में करेंगे और व्हेन यू डू इन SBR इन प्रोफेशनल लेवल, वो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे बिकॉज आई डिड IFRS डिप्लोमा बेटे, वो तो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। ACCA का ही किया मैंने, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक मैं आज आपको देने जा रहा हूं बेटे, ये सस्पेंस है, आप ध्यान रखना, ये भी सस्पेंस टेक्निक है। अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट टेक्निक की बात यह है कि आपको ये बातें चुपचाप पहले लिख लेनी है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए पहले तो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अभी हमने वी हैव रेड द क्वेश्चन, वी हैव रेड द ट्रायल बैलेंस एंड वी हैव रेड द इंफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले लिखना है। अब आप मजाक मत समझें, हंसे मत, लिख लें। Second point is check the additional information. We have checked the information, we have checked the adjustments and we have put the mark. हमने निशान भी लगा दिया कि भैया इन चीजों में हमें इनर कॉलम में ट्रांसफर करना है और इनका अपडेशन अभी रहता है। ठीक है जी। थर्ड को पॉइंट, पुट अ स्टार ऑन द एडजस्टमेंट एज वेल एज इन द ट्रायल बैलेंस इन रिलेटेड अकाउंट। द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू मी इन रिगार्ड टू इनकम्प्लीट अकाउंटिंग और इन रिगार्ड टू एरर, बेटे उस पर स्टार लगाना है, निशान लगाना है, और उसी निशान को ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेटेड आइटम में भी लगाना है। ठीक है सर। पहली 3 बातें तो मुझे लगता है मैंने अभी मुंह जबानी कराई हैं, आपको समझ भी आ गई है, लेकिन आप समझ लीजिए फोर्थ पॉइंट से तो कहना ही क्या। अब आप बिल्कुल रियलिटी में जा रहे हैं बेटे, प्रैक्टिस में नदी के बिल्कुल बीच में लेकर आ जाऊंगा अब आपको। अभी तो किनारा था, आप बचे हुए थे, अब पानी बहुत ज्यादा है और आप मेरे साथ बिल्कुल नदी के बीच में आ गए हैं और आपको तैरना नहीं आता। आप मेरी उंगली को पकड़ के रहेंगे क्योंकि मेरे को तैरना आता है, मैं आपको बाहर तक ले जाऊंगा बेटे, किनारे तक ले जाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 लिखें, इट इज बेटर टू प्रिपेयर। अब देखिए ये बड़ी गहरी बात है, आप समझ लें। मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं कि आप कभी जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए, मौसमी का जूस पीने के लिए या किसी भी चीज का जूस पीने के लिए जाएंगे तो उसने पहले से ही उन सारे फ्रूट्स को काट के रखा होता है। जैसे मौसमी का जूस पीना है आपने, मौसमी का है ना, तो उसने पहले से उसको काटा हुआ है, पील किया हुआ है। आप जैसे जूस के लिए जाते हैं वो डायरेक्टली डालता है और आपको जूस दे देता है। बट सपोजिंगली उसने पहले से पील नहीं किया होगा तो आप जाएंगे, वो एक मौसमी को छीलेगा, पील करेगा, जूस निकालेगा, मशीन बंद करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इट विल टेक्स टाइम। आपको गुस्सा भी आ जाएगा, आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। बेटा सेम पॉइंट मैं यहां पे कहता हूं दैट whenever you want to prepare a financial statement, whether in F7, whether in SBL, whether here SBR or whether in this F3, पहले आपको मौसमियां छील लेनी है, पहले आपको फॉर्मेट्स की हेडिंग बना देनी है, पहले आपको लाइंस ड्रॉ कर देनी है। बेटे आपका क्वेश्चन एक तो गलत नहीं होगा और जल्दी होगा। अब ये मत पूछना क्यों, बिकॉज इट इज 100% वेल प्रूफ, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तो मैंने 4th पॉइंट लिखा, इट इज बेटर टू प्रिपेयर फॉर्मेट्स। अब मेरे को 3 चीजें पूछी उन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें 2 चीजें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी। एंड स्पेसिफाई द मेन हेडिंग्स। आप सारे फॉर्मेट में लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दे, मोटी मोटी हेडिंग तो डाल ही सकते हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट में पहली हेडिंग आती है सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, EBIT, एड इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस फाइनेंस कॉस्ट। यकीन मानिए मैंने आपको पढ़ाने के लिए 3-4 बार बनाया, कोई क्वेश्चंस किए, फॉर्मेट्स बनाए, आपके सामने प्रिपेयर किए, मुझे याद हो गया। यही बेटे कला है। किसी चीज को सीखने के लिए आपको अपना हाथ यूज करना है, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, practice makes the woman also perfect. So 4th point is very precious, that you have to prepare the formats of SOFP, of SOCI, of this. 5th point में आ गए बेटे, स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब देखिए बिल्कुल आप पानी की गहराई में पहुंच चुके हैं, आपको ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मैं भी कराऊंगा, लाइव करेंगे बेटे, खाली बोलना नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा।
ट्रायल बैलेंस में दो बैलेंसेस होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम पहले क्रेडिट बैलेंसेस को करेंगे क्योंकि वो कम होते हैं। आप डेबिट से भी कर सकते हैं, आप डेबिट में आइटम ज़्यादा होती हैं, तो आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ पहले आप क्रेडिट बैलेंसेस को पकड़ो और उनको उनकी इनिशियल पोस्टिंग करो। अभी इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। उन क्रेडिट बैलेंसेस में जिसके ऊपर आपने स्टार लगाया हुआ है उसको इनर कॉलम में लिखो, बिकॉज उसमें अभी एडजस्टमेंट अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब क्रेडिट बैलेंसेस में एक बात समझनी है, ईदर दैट विल बी इनकम, क्योंकि इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और दैट विल बी कैपिटल और लायबिलिटी, बिकॉज लायबिलिटी ऑल्सो हैज अ कैपिटल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंसेस को पकड़ो और अपने आप से पूछो, अपने आप से यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, क्या ये इनकम है, वेदर दिस इज अ इनकम। If yes, then transfer it in the SOCI, and if no, if it is not an income, then whether it is a liability, तो बेटा उसको SOFP में शो कर दो। एक बार क्रेडिट बैलेंसेस कंप्लीट हो गए तो आप डेबिट बैलेंसेस में आ जाओ। एक एक डेबिट बैलेंस को पकड़ो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या ये एक्सपेंस है, बिकॉज डेबिट बैलेंसेस दो ही हो सकते हैं, या तो एक्सपेंस हो सकता है या एसेट हो सकता है। इफ इट इज एक्सपेंस देन यू हैव टू ट्रांसफर SOCI। बेटे एक्सपेंसेस और इनकम तो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती हैं, पोजीशन स्टेटमेंट में जाती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंसेस। नाउ देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। देखो बेटे मेरा प्यार, मैंने लिख दिया, जबकि ऑलरेडी इतनी बार बता चुका हूं। मैंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंसेस। नाउ देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी, we can treat it as income. Firstly we have to see, we have to ask from the question, from our mind, from the experience, from the knowledge which you have gained, कि क्या वो इनकम है। जैसे सेल्स, रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड, ये सब इनकम है। अगर है तो फिर आप SOCI में डालेंगे, अगर नहीं है तो देखिए मैंने क्या कहा, इफ आंसर इज नो देन वी विल ट्रीट इट एज लायबिलिटी। तो पहला टेस्ट होगा, हम उसको देखेंगे क्या ये इनकम है। इफ दैट इज नॉट अ इनकम देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। होप आप लिख रहे हैं, होप आप ज्यादा समझदार नहीं बन रहे, होप आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि मैं कितना सीरियस हूं आज के लेक्चर में। आफ्टर इनिशियल बेसिक पोस्टिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अब हमने क्या किया, क्रेडिट बैलेंसेस को उठाया, या तो उसको SOCI में डाल दिया या SOFP में डाल दिया। फिर हम डेबिट बैलेंसेस में आ जाएंगे। देखिए यही लिखा है, इन केस ऑफ दोज बैलेंसेस वी हैव पुट। अच्छा, क्रेडिट बैलेंसेस में जिनमें हमने निशान लगाया था, अच्छा निशान क्यों लगाया था, बिकॉज उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई एरर है, कोई एडजस्टमेंट है, अभी उसकी ट्रीटमेंट करनी बाकी है, तो हमने उसको वी हैव रिटन इन द इनर कॉलम। ठीक है सर। 7th पॉइंट, देन स्टार्ट पोस्टिंग ऑल डेबिट बैलेंसेस। अब आपने क्रेडिट को कंप्लीट कर दिया ना ट्रायल बैलेंस से, तो अब डेबिट को पकड़ लो। अब जनरली डेबिट ज्यादा होते हैं, आपका हौसला बढ़ चुका हो क्योंकि आपने क्रेडिट तो खत्म कर दिया। तो जस्ट गो इन द डेबिट बैलेंस, फाइंड आउट वेदर इट इज एक्सपेंस। Debit balance can be expense because expenses have debit balance. If it is not expense, अगर आपको लगता है कि expense नहीं है, then in case that is not expense, then treat it as asset. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, then treat it as asset. कितने प्यार से करा रहा हूं बेटे, आपकी क्लास टीचर ने और आपके पेरेंट्स ने भी कभी इतने प्यार से आपको नहीं बोला होगा। मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया। आप बात समझ रहे हैं, मेरी भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लिखिए बेटा, साथ साथ लिखिए। मैं आ गया बेटा, 9th पॉइंट में आ गया, पोस्टिंग। अच्छा, ये पोस्टिंग तो पता चली चुकी है, एक्सपेंसेस की पोस्टिंग SOCI में होगी, लॉसेस की पोस्टिंग SOCI में होगी, गेन्स की पोस्टिंग, इनकम की पोस्टिंग SOCI में होगी, एसेट्स की पोस्टिंग और लायबिलिटीज की पोस्टिंग SOFP में होगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, आफ्टर बेसिक पोस्टिंग। अब अभी तक मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डिड अप टू दिस पॉइंट, फर्स्टली आई हैव पोस्टेड क्रेडिट बैलेंसेस, देन आई हैव पोस्टेड डेबिट बैलेंसेस, एंड आई हैव रिटन दोज आइटम्स इन द इनर कॉलम व्हिच हैव सम मार्क ऑन दैट। नाउ आई हैव डन द बेसिक पोस्टिंग। नाउ अब बेसिक पोस्टिंग करने के बाद असली लड़ाई शुरू होगी, महाभारत की तैयारी है। क्योंकि वो बुद्धू अनक्वालिफाइड जो अकाउंटेंट था, उसने कुछ गलतियां कर दी थी यार, उसने कुछ चीजें छोड़ दी थी, तो उनको भी तो ट्रीट करना है। तो आपको मैंने क्या लिखा, आफ्टर बेसिक पोस्टिंग ऑफ ऑल द बैलेंसेस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, सी
अब आ जाओ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो कारण के हो सकते हैं ड्यू टू दैट, एक तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग एंड सेकंड इज एरर। ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बेटे अगर इनकम्प्लीट एंट्री है या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है एंड एरर है तो बेटे आपको जर्नल एंट्री उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री को वी हैव टू पास दैट। तो मैंने वही बात लिखी है, आप लिखिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इंफॉर्मेशन। अब जर्नल एंट्री वी विल फॉलो एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड, वन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डेबरे क्रेडिटे, वो सब बातें बताई हुई हैं आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगाएंगे, उस एंट्री को पास करने के लिए डबल इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट एसओसीआई में आएगा या दोनों ही एसओसीआई में आएंगे, एक एसओएफपी में आएगा या दोनों एसओएफपी में आएंगे, वो रटना नहीं, वो लॉजिकली हम समझ लेंगे। बेटे 4 नोट्स तो ऐसे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं बेटे, इनके ऊपर तो जितने भी फूल डाले जाएं उतने कम है, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। नोट ए, नोट बी, नोट सी, नोट डी। एक बच्चा कहता है सर मैं बिल्कुल लिखूंगा, अच्छी बात है बेटे लिखो। इन केस अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयरिंग देन अपडेटेड सो नो नीड टू प्रिपेयर न्यू अकाउंट। अब एक बच्चा कहता है सर समझ नहीं आया, बेटे मैं समझा रहा ही नहीं अभी। आप ये 4 नोट्स को लिख लें, जब मौका आएगा, जब लोहा गर्म होगा तभी चोट मारूंगा, तो आप लिख लें सो नो, खाली लिख लें, समझना नहीं है। इन केस अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयरिंग, देखेंगे क्या कहना चाहता हूं, देन अपडेट इट सो नो नीड टू प्रिपेयर न्यू अकाउंट। नोट नंबर बी, in case of item we have debited check whether, मतलब जर्नल एंट्री में जो जर्नल एंट्री हमने पास की उसमें एक अकाउंट को डेबिट किया होगा, एक को क्रेडिट किया होगा। डेबिट में अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज ए एक्सपेंस और एसेट। अगर एक्सपेंस है तो एसओसीआई में जाएगा, एसेट है तो एसओएफपी में जाएगा। वही बात लिखिए नोट बी में, इन केस ऑफ आइटम वी हैव डेबिटेड चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और एसेट। इन केस ऑफ आइटम वी हैव क्रेडिटेड बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री, तो उस जर्नल एंट्री में जो अभी अभी हमने पास किया है उसमें ये चेक करना है कि क्या कोई आइटम क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो इनकम है या लायबिलिटी है। नोट नंबर डी, चेक वेदर इट इज इनकम और लायबिलिटी। नोट नंबर डी लास्ट है बेटे, लास्ट है बेटे। आप ये बताइए, मैंने एक बार जर्नल एंट्री पास कर दी उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की, एडिशनल एडजस्टमेंट की, तो मेरे पास उस एंट्री के पास एक राइट आ जाता है, हक आ जाता है अकाउंटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो मैंने वही बात लिखी है, वंस जर्नल एंट्री हैज बीन पास फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सो डबल इफेक्ट कैन टू बी कंसिडर्ड। नोट नंबर डी, आराम से लिख रहे हैं, जो जल्दी है ही नहीं, 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे ना, क्या हो गया, क्वेश्चन समझ आएगा, A to Z सारा समझ आएगा, तभी तो मजा है। Once journal entry has been passed for additional information, now it becomes part of accounting, so double effect to be considered। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपकी बारी है बेटे। मैंने क्या किया, आपके लेक्चर लेने से पहले होमवर्क कर लिया। क्या किया, मैंने इन सभी की लाइंस ड्रॉ कर दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जैसे मैंने फॉर्मेट लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 में बताया था आपको, बेटे मैंने लाइंस ड्रॉ करके मेन हेडिंग्स लिखी थी। सेल्स लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दिया, क्योंकि ये तो होती है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिख दी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए, इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड कर दी, फाइनेंस कॉस्ट लेस कर दी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अब होगा क्या कि जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा बेटे, इसलिए लिखना जरूरी है। फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट इनकम। अब जरूरी नहीं है कि यही आइटम्स आए, तो आपको एक आइडिया तो रहेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। जहां पर आपको नेट ऑफ करना है मैंने लाइन भी डाल दी। अब एक बच्चा कहता है सर ये रटना पड़ेगा, बेटा रटना है ही नहीं, आप 1-2 बार प्रिपेयर तो करो। आप भी क्वेश्चन तभी पूछ रहे हो बिकॉज आपने होमवर्क नहीं किया। मैंने कहा था ना फॉर्मेट बनाना 1-2 बार अपने हाथ से, इतना तो इजी है। मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया और मुझे रट गया।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपको पता है हम जनरल ओनली लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। और अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। वैसे 3-4 आइटम्स आती हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेट। आई हैव टोल्ड यू कि कौन कौन से आइटम आएंगे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर। अभी आपके लेवल पे नहीं कर रहे, दैट वी विल डू इन F7 और इन SBR। अभी नहीं कर रहे आप। अभी मानिए एक ही आइटम है, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। ये कैसे आएगी, इस बैलेंस को और इस बैलेंस को टोटल कर देंगे तो बेटा यहाँ पर ये मोटी मटका आ जाएगा। ये लो बड़ा मटका आ गया। मैं आ गया जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी और मेन मोटी हेडिंग्स तो लिखी दी। आपको पता है हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पुराना वाला उसको ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। तो ऐसे जब ट्विस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड ऊपर आ जाएगी, डेबिट नीचे आएगी। यही तो हुआ इनकम स्टेटमेंट में। ऐसे ही बैलेंस शीट को भी मैंने ऐसे ट्विस्ट किया। तो जब मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा तो एसेट्स ऊपर आ गए, लायबिलिटीज और कैपिटल नीचे आ गई। पुरानी बैलेंस शीट में हम एसेट्स यहां लिखते थे, कैपिटल लायबिलिटीज यहां लिखते थे। हमने ऐसे उसको ट्विस्ट किया IAS 1 ने, तो एसेट्स ऊपर आ गए। एसेट्स ऊपर आए तो कैपिटल लायबिलिटीज नीचे आ गई। नाउ एसेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज नॉन करंट एंड सेकंड इज करंट। तो देखिए मैंने क्या लिखा, हेडिंग लिख दी नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। पुरानी बैलेंस शीट को ट्विस्ट किया। उसके बाद बेटे मैंने लिख दिया ऊपर इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। लिखेंगे, मैंने मोटी हेडिंग लिख दी है, मैं जान के नहीं लिखा। मैंने कहा आप घबरा ना जाओ। इक्विटी के बाद हम लिख रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। बेटे लास्ट में मैंने, बिकॉज इन द क्वेश्चन आई हैव टू प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। वन इज SOCI, that is income statement. Second is SOFP, that is balance sheet. Third is I have to prepare statement of changes in equity. और मैंने इसका भी फॉर्मेट दिया, आप इसको भी बना लीजिए। देखिए बनाते बनाते ही समझ आएगा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। आइए मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग। पहला कॉलम बनाया मैंने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है वैसे तो। सेकंड कॉलम है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। थर्ड कॉलम इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फोर्थ कॉलम इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। जगह नहीं थी ना बेटा, मैंने कम लिखा है। फिफ्थ कॉलम इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। सिक्स कॉलम इज रिटेन अर्निंग। सेवंथ कॉलम इज टोटल। जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं वही रोज से रिलेटेड चीजें लिखी है। उनका ओपनिंग बैलेंस, फिर उसका रिवैल्यूएशन, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर डिविडेंड, फिर इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लास्ट में भी कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, और फिर यहां पर टोटल। मेहनत किए बेटे, खड़ा हूं आपके सामने, पहले होमवर्क करके रखा है और आपने पेपर देना है। आप अभी भी ढीले हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बनाएं ना बनाएं। अब देखिए ये तो अब आपके ऊपर है बेटे। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं, क्वेश्चन पढ़वा दिया, टेक्निक लिखवा दी, अब हम लड़ाई करेंगे। अब मैं ऐसा है जी, मैं क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को फिर टाइम बड़ा लगेगा। तो मेरे पास हार्ड कॉपी है क्वेश्चन की। ये देखिए मैंने तो कैप्लॉन का हार्ड कॉपी भी अपने पास रखा हुआ है, तो मैं हार्ड कॉपी से देखूंगा, आप अपनी कैप्लॉन से देखिए और मैं अपने क्लास नोट्स में लिखूंगा, आप अपनी क्लास बुक में लिखिए। ठीक है जी। तो मैं टेक्निक वही फॉलो करूंगा जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। ठीक है सर, आराम से। पहला पॉइंट लिखा हुआ है सेल्स एंड परचेजेस। वी नो दैट सेल्स हैव द क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, पहले हम क्रेडिट बैलेंसेस को पकड़ेंगे। जैसे मैं 50,000, 20,000, 8,000, 9,000, 8,000, 3,000, 3,500, 8,000 इनकी ट्रीटमेंट पहले करूंगा। पहले जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनकी इनिशियल पोस्टिंग कर देंगे, फिर डेबिट बैलेंसेस की इनिशियल पोस्टिंग कर देंगे। स्टार तो हमने पहले लगा ही दिया है, तो जिनमें स्टार लिखा होगा इनर कॉलम में लिख देंगे। तो मैं पहले क्रेडिट बैलेंस में जा रहा हूं 50,000।
बेटे अब मेरे को ये पूछना है वेदर दिस 50,000 इज, आई नो दैट दिस इज फॉर सेल्स, बट आई हैव टू आस्क टू माई सेल्फ क्या ये इनकम है, क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो लाइबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस तो या तो इनकम का होता है या लाइबिलिटी का होता है। येस इट इज अ इनकम, एंड इफ इट इज अ इनकम इट विल बी टू बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट। तो बेटे मैं भूपेश आनंद इसको इनकम स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं $50,000 आराम से। अब देखिए आपने फॉर्मेट बनाए होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप जल्दी समझ आएगी। तो जो मैं बनाने तो है ही, साथ साथ बनाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलती भी हो सकती है। पहले से ही बना के रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्रेडिट है जी 20,000 रुपए का, पेबल्स का होगा बेटे, पेबल्स का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। नाउ वी हैव टू आस्क टू माय माइंड, मेरे को अपने दिमाग से ये पूछना है कि पेबल्स इनकम है या लायबिलिटी है। बेटे पेबल का मतलब समझते हैं ना, आपने किसी से कुछ क्रेडिट में खरीदा था, आपने कहा हम बाद में दे देंगे, ये आपकी देनदारी है, आपकी लायबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, इट इज नॉट योर इनकम। तो इसको कहाँ दिखाएंगे बेटे, लायबिलिटी में। अब सवाल आता है कि वेदर इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बेटा आपको पता ही है करंट लायबिलिटी है, तो मैं यहां दिख रहा हूं ट्रेड पेबल, आराम से बेटा ट्रेड पेबल है बेटा 20,000 रुपए का, मैंने 20,000 आउटर कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट है $8,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50 सेंट, 50 सेंट का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है और 8,000 दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो 50 सेंट का शेयर कैपिटल। नाउ इट इज नॉट योर इनकम बेटा, इट इज अ कैपिटल एंड इट इज टू बी डायरेक्टली शोन इन द लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इक्विटी में शो करेंगे, और इक्विटी के लिए भी मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो बनाया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे शो कर रहा हूं $8,000 आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, सब कुछ डॉलर्स में। ट्रम्प की बातें करेंगे बेटे, ट्रम्प तो जाहिर है वैसे। ओपनिंग बैलेंस $8,000, वी विल शो $8,000, इट इज ओपनिंग बैलेंस। शेयर प्रीमियम आप देख रहे हैं, मैं पहले क्रेडिट बैलेंसेस का जुगाड़ कर रहा हूं, उनकी पोस्टिंग कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन एक तो गलत भी नहीं होगा और जल्दी होगा। शेयर प्रीमियम, व्हेन आई इशू द शेयर्स एट हायर प्राइस, तो बेटे ये शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। मैंने $3,000 शेयर प्रीमियम के कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस लोन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 3,000, बेटे रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये बेटे रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई 3,000। पिछले जमाने की जो मैंने पूंजी जमा पूंजी की हुई थी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, सो आई विल डायरेक्टली शो इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटे आप बताइए, अब 500 रह गया। क्रेडिट टैक्स, टैक्स का उसने कुछ एडजस्टमेंट कहा था और मैंने उसको स्टार भी लगाया हुआ है, तो टैक्स को मैं वैसे कहाँ पे दिखाता हूँ आपको पता ही है। तो बेटे मैं टैक्स को 500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस यहां दिखा रहा हूं, दिस इज एडजस्टमेंट, तो मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है क्रेडिट 500। अभी इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, अभी हम इंफॉर्मेशन अभी बीच में नहीं करेंगे, मेरी बात को समझिए, यही तो टेक्निक बताने जा रहा हूं। पहले क्रेडिट बैलेंसेस, जिसका भी इंफॉर्मेशन है उसको इनर कॉलम में लिख लीजिए। अब देखिए मैंने क्रेडिट बैलेंसेस में एक आइटम रह गई सस्पेंस 8,000, लास्ट आइटम है 8,000 सस्पेंस। तो इसको मैंने बताया ना, सस्पेंस इज एन आइटम ऑफ SOFP। अगर कुछ भी नहीं पता चला तो आप उसको SOFP में दिखा दीजिए, करंट लायबिलिटी में। तो मैं अभी क्या करता हूं, उसको शो करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर देखेंगे इसका क्या जुगाड़ है, क्योंकि इसका भी अभी एक एंट्री बाकी है, एक हमने स्टार लगाया हुआ है, सस्पेंस 8,000। आई विल बी फर्स्टली राइटिंग डाउन इन द इनर कॉलम। बेटा जहां जहां स्टार लगे उनको आप इनर कॉलम में दिखाइए। आई थिंक क्रेडिट बैलेंसेस सबको समझ आ गए। अब मैं आ गया जी डेबिट बैलेंसेस में। डेबिट बैलेंस है पहला 20,000, तो ये परचेजेस ही होगा। अब बेटे जनरली क्या होता है, परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। अच्छा परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है या एसेट है? बेटे एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो
आप एसओसीआई में दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब जनरली इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा होता है, परचेजेस भी आ रही होती हैं, वेजेस भी आ रही होती हैं। बेटर ये रहता है कि आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेडिंग लिख दी कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ आई रेड परचेजेस। मैंने अपने माइंड से पूछा क्या परचेजेस एक्सपेंस है या एसेट है, मेरे माइंड ने कहा इट इज एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर, आपको पता फॉर्मूला हमने किया था इन्वेंटरी में, ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ऐड कर देते थे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या वेजेस या जो भी उससे रिलेटेड है डायरेक्ट उसको ऐड कर देते थे, फिर उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते थे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, तो हम उसको लेस कर देते थे। अभी देखेंगे क्या क्या आइटम आती हैं। दिस ड्रामा इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। आराम से बेटे, अभी परचेजेस आई हैं बेटे, परचेजेस हैं 20,000। मैं रुक गया, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में। क्या आपको 20,000 परचेजेस की बात समझ आ गई है? नेक्स्ट डेबिट है बेटे 8,000 और वो इन्वेंटरी है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द इन्वेंटरी विच इज गिवन टू मी इन द ट्रायल बैलेंस इज अ ओपनिंग स्टॉक बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक की हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो 8,000 रुपये का मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया वाइल इन वर्किंग नोट नंबर 1 इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्या होगा, मेरी एसओसीआई थोड़ी सुंदर सी बन जाएगी। नहीं तो वहां पे प्लस माइनस करूंगा, बेटर रहता है अगर एक से ज़्यादा प्लस माइनस करना है। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में देयर आर डिफरेंट आइटम्स, इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर दैट। ठीक है सर। नेक्स्ट इज 8,000 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो 8,000 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ठीक है जी, कहाँ पे दिखाएंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्चा किया, एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगा। और इसका भगवान, इसकी स्पेस है, इसका माई बाप बैठा हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है यारो। बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैज a specified customized place as per IAS 1 in the profit and loss statement. We can show it separately as a distribution cost 8,000। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,550। क्या ये एक्सपेंस है? वो खुद ही कह रहा है एक्सपेंस है। तो फिर आइए 15,550 मैंने डायरेक्टली इसको भी शो कर दिया बिकॉज इसका भी माई बाप बैठा है, माता पिता बैठे हुए हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बट अगर जिसका है तो उसको पहले उसी माई बाप के पास डालिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैज अ सेपरेट प्लेस एज पर IAS 1, सो वी विल शो इट देयर। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, मैंने बताया था फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो मैं इसको 2,400 it is a finance cost, it is a finance just like a finance cost, so treat it as a finance cost। हम इसको finance cost मानेंगे and it has a separate place, so मैंने वहीं पर जाकर लिख दिया it is a expense, it is not a asset। ठीक है सर। 7,250 इज बैंक बैलेंस। क्या ये एक्सपेंस है? बेटे बैंक बैलेंस क्या एक्सपेंस होता है? नहीं, इट इज एसेट। ये आपका एसेट है, ये आपके बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो कैश एट बैंक, तो एसेट है तो कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में, एसओएफपी में। एसओएफपी में कहां आएगा? करंट एसेट्स में, नॉन करंट में या करंट में? बेटे करंट है तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आप चेक कर लीजिए सर, मैंने शो कर दिया जी 7,250। सीधा ही आउटर कॉलम में दिखा रहा हूं बिकॉज आई हैव नॉट पुट एनी स्टार फॉर दैट। आगे आ जाइए, 35,000 आ गया बेटा नेक्स्ट डेबिट बैलेंस नॉन करंट एसेट का। तो मैं ऊपर आ गया जी नॉन करंट एसेट में, मैंने यहां पर इनर कॉलम में दिखा दिया 35,000 बिकॉज द पॉइंट इज इसमें देर इज सम एडजस्टमेंट। तो मैं उस एडजस्टमेंट को करूंगा लास्ट में, फिर मैं अमाउंट आउटर कॉलम में शो कर दूंगा अपडेटेड अमाउंट। ठीक है सर। नेक्स्ट डेबिट इज लोन नोट इंटरेस्ट पेड। आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, लोन नोट्स इशू किए थे एंड यू हैव पेड द इंटरेस्ट ऑन दैट बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर दैट। अब इंटरेस्ट पे किया, वेदर इट इज एक्सपेंस, if it is not an expense then it will be asset। yes it is expense, it is a finance cost, it is a finance charge और इसका माई बाप बैठा हुआ है। तो आप क्या करें, इसको कहां पे शो कर दें?
डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो कर दें। फाइनेंस कॉस्ट 900, ये मैंने लिख दिया बेटा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट डेबिट है 900। देखिए मेरे को डेबिट बैलेंसेस कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट में कर चुका हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। Now in this case preference shares are irredeemable, hence they are the part of equity. So I will be showing in statement of changes in equity. तो मैंने उसको बनाया हुआ statement of changes in equity को डिविडेंड यहाँ पर 900 का है, ठीक है जी। 900 900 900 900 900 900। तो मैं अभी आपके साथ आ रहा हूँ। 900 का डिविडेंड मैंने पे किया and 1600 is a dividend, interim dividend which I have paid to equity shareholders. आराम से मैं रुके हूं जी, मैं रुका ही रहूंगा। ए मार्ग के सहारो मुझे मत देना सहारा। अब आप ये बताइए जी, डिविडेंड हम देते कहां से हैं? प्रॉफिट्स होते हैं तभी तो देते हैं बेटे, प्रॉफिट्स में से ही तो डिविडेंड देते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली, बेटर ये रहेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर 2500 यहाँ से लेस कर दें रादर देन राइटिंग डाउन इन द ओपनिंग बैलेंस। वो तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करना था इसलिए लिख दिया बेटे। 2500 का टोटल बैलेंस, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। वी गिव डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट्स। अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन बिकॉज डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने रिटेन अर्निंग से लेस कर दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया बेटे। मैंने इनिशियल पोस्टिंग कर डाली, ट्रायल बैलेंस की सारी पोस्टिंग कर डाली। इंफॉर्मेशन में आ रहा हूं। पहली इंफॉर्मेशन है, अ बिल्डिंग हुज कैरिंग अमाउंट इज करेंटली एट 6000, 5000 इज टू बी रिवैल्यूड एट 11000। ठीक है सर, आराम से, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से देखेंगे। मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 2। एक जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का मतलब है नॉन करंट एसेट, उसकी पहले वैल्यू कितनी थी? 5000। Now it has been increased to 11,000। रिवैल्यू हो गया बेटे, बढ़ गया। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की तो वैल्यू बढ़ जाती है। इट मीन्स इट इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करता हूं व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्री। अब बेटे एसेट की वैल्यू तो बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट को बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बढ़ा दो। तो मैं क्या करूंगा, नॉन करंट एसेट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। Now it is a profit and due to that my profit, my capital will increase. Capital has a credit balance and when capital increases, we credit it and here we debit it. आराम से देखिए, ये बातें वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है। स्टिल ये मेरा प्यार है कि मैं बता रहा हूं। तो मैंने लिखा जी डेबिट 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 नॉन करंट एसेट, क्रेडिट उसका रीजन रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितना अमाउंट आएगा बेटे? 6000। लो सर, पहले तो जनरल एंट्री देख लो जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, आप सबने एंट्रीज की होंगी। एंड एट द टाइम ऑफ नॉन करंट एसेट आल्सो वी डिड दिस एंट्री दैट व्हाट इज द एंट्री फॉर इन केस देयर इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस इन दिस। अब ये दो आइटम्स, एक एंट्री मैंने पास कर दी। मुझे अब ये देखना है कि इसका एक इफेक्ट कहां पे लूं, दूसरा कहां पे लूं। वन इज नॉन करंट एसेट। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक तो नॉन करंट एसेट में आएगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट अगर ऑलरेडी से अपीयर हो रहा है तो मुझे नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो नोट नंबर सी या डी लिखा था मैंने, इफ माय नॉन करंट एसेट इज ऑलरेडी appearing or if any account is already appearing, there is no need to prepare a new account for these journal entries. फिर हम उसी अकाउंट में प्लस माइनस कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताइए, नॉन करंट एसेट को अगर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करें तो उसका ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है, होता ही है डेबिट बैलेंस है। इट मींस अगर कोई चीज डेबिट बैलेंस में है तो हमने ऑलरेडी उसको एसेट में दिखा दिया है। अब यहां पर इस एंट्री में हम नॉन करंट एसेट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं? बेटे इन दिस एंट्री ऑल्सो वी आर डेबिटिंग नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट का डेबिट बैलेंस ही होता है और वो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहली बात, हमें नया अकाउंट ओपन नहीं करना। दूसरी बात, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है और यहां पर भी हम डेबिट ही कर रहे हैं,
तो बेटे ऐड कर देंगे, आप आ जाइए, मैं आ गया जी 6000, मैं यहाँ पर आ गया सर, कहाँ पे आ गए सर आप, मैंने कहा जी 35,000 में मैंने 6000 ऐड कर दिए और यहाँ पे लिख दिया ऐड रीवैल्यूएशन सरप्लस। ऐड क्यों किया? Because we are debiting non-current asset in the journal entry and all assets have that debit balance. दूसरी बात देखिए बेटे, एक तो सिंगल इफेक्ट हमने ले लिया, एक तो नॉन करंट एसेट में ले लिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया। सेकंड इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट, इससे मेरा दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इससे मेरा इक्विटी का बैलेंस बढ़ेगा एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो बेटे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएंगे और वहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, बेटे $6000 मैंने यहां लिख दिया आराम से। देखिए रटना है ही नहीं, अगर आप रटेंगे तो कितना रट लेंगे, फिर भूल जाएंगे। लॉजिक समझना है, इंफॉर्मेशन है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी आपको पता है, वी आर फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और उसके बाद उसका इफेक्ट लेना है। इफेक्ट लेने के लिए मैंने आज एक नई टेक्निक बताई, दैट इफ दैट अकाउंट इज डेबिटेड then see that whether that account is already appearing. If it is not appearing, you have to prepare a separate account for that. But if it is appearing, then see which balance it has and what you are doing in this entry. If that balance is debit balance, as in case of non-current asset, and we are debiting non-current asset, so we will add because this is also debit, that is also debit, debit update करने के लिए प्लस कर देंगे। Supposingly वहां पर डेबिट था और यहां मैंने क्रेडिट कर दिया, इधर क्रेडिट कर दिया, तो बेटा फिर मैं क्रेडिट बैलेंस जो है माइनस कर दूंगा, बिकॉज डेबिट ही ऐड होते हैं, क्रेडिट ऐड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कभी ऐड नहीं हुए, डेबिट और क्रेडिट में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अ फाइनल डिविडेंड ऑफ दिस इज प्रपोज। तो मैंने बताया नॉनसेंस है, हम नहीं करेंगे अनलेस अनटिल इट इज प्रपोज्ड बाय एजीएम। द बैलेंस ऑन द इनकम टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स एंड टैक्स फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 3000। आराम से मैं ये कहता हूं कि आप आराम से देखिए, $3000 का इन टैक्स इस साल का है और वो कह रहा है कि ये जो 3000 का टैक्स है दिस इज रिलेट्स टू दिस ईयर। ठीक है सर, आप बताइए, मैंने टैक्स के केस में आपको एंट्रीज बताई हुई हैं, दैट व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट। मैंने दोबारा लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। अज्यूम कर रहे हैं अभी पे नहीं किया तो कैश मेरा गया नहीं, कैश जब गया ही नहीं तो मैं एसेट में कुछ होगा नहीं, इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी है बेटे, लायबिलिटी है, आपको टैक्स पे करना है, योर लायबिलिटी विल इंक्रीज एंड योर कैपिटल विल डिक्रीज। नाउ व्हेन माय कैपिटल इज डिक्रीज इट मींस माय प्रॉफिट विल डिक्रीज। बेटे कैपिटल डिक्रीज होगा तो मेरा प्रॉफिट तो डिक्रीज होगा। तो आप बताइए जी, मैं यहां पर क्या डेबिट करूं और क्या क्रेडिट करूं और कितने अमाउंट से करूं? बेटे 3000। माय पॉइंट इज योर करंट टैक्स इज 3000। तो पहले तो इसकी एंट्री कर देते हैं बेटे, क्या करेंगे बताइए? टैक्स डेबिट $3000, क्रेडिट प्रोविजन ऑन टैक्स, अभी हम या अक्रूवल ऑन टैक्स भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, अभी हमने पे नहीं किया। 3000 टैक्स मैंने डेबिट कर दिया और 3000 क्रेडिट कर दिया। बेटे ये डेबिट का बैलेंस ऑलरेडी चेक करिए, अकाउंट अपीयर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए वहां 3000 आ रहा है, मतलब वहां पे टैक्स आ रहा है। ये देखिए टैक्स है, तो वहां 3000 लिख दीजिए बेटे, 3000 लिख दीजिए, बट वहां पर ऑलरेडी 500 का क्रेडिट बैलेंस है और आपने टैक्स को डेबिट किया है। बेटे आपने टैक्स को डेबिट किया है बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, आपको पे करना है। तो मैंने टैक्स को डेबिट किया है, बट वहां पर 500 का क्रेडिट ऑलरेडी था जो ट्रायल बैलेंस में था। वो कहता वो पिछले साल हमने ओवर प्रोविजन कर दिया था। ठीक है सर, तो यहां पर नेट इफेक्ट आ जाएगा 2500 का। बेटे 3000 देने, 500 का क्रेडिट मिल गया तो 2500 का आया ना। अब देखिए सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं इसका। बेटे इसका क्या सेकंड इफेक्ट आएगा? सेकंड इफेक्ट विल बी बिकॉज इट हैज टू बी पेड, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज माय लायबिलिटी, इट इज नॉट माय इनकम, इट इज नॉट माय इनकम। बेटे क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम नहीं है,
तो आप क्या करें, इट इज़ अ लायबिलिटी, तो मैं इसको अपनी लायबिलिटी में दिखा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं टैक्स 3000, मैंने डबल इफेक्ट ले लिया। इट मीन्स मैं जो कर रहा हूं उस कला को सीखिए। आंसर तो आपके कैप्लॉन में भी है, बट इस कैप्लॉन में आपको ये एक्सप्लेनेशंस नहीं दी, जर्नल एंट्रीज नहीं दी, करने का तरीका नहीं बताया जो भूपेश आनंद बता रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आ गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अ एसेट, बिकॉज इट इज अ एसेट, बिकॉज में एसेट इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्या, इन्वेंटरी। और ये एसेट कहां से आया बेटे, परचेजेस से, और परचेजेस से आया तो परचेजेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्रेडिट, क्या चलिए परचेजेस लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी गिवन यू एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड द अमाउंट इज 12,000, 12,000 रुपए का मेरे को यहां पर इंफॉर्मेशन में गिवन है, मैंने 12,000 रुपए यहां लिख दिए। डेबिट इन्वेंटरी 12,000, क्रेडिट परचेजेस 12,000, डेबिट इन्वेंट्री 12,000, क्रेडिट इन्वेंट्री 12,000, ये एंट्री समझ आ गई। अब इसका इफेक्ट देखेंगे। पहली बात, हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया। इन्वेंट्री हमारा एसेट है या एक्सपेंस है या एसेट है? इन्वेंट्री इज नॉट माई एक्सपेंस, इट इज माई एसेट, सो आई विल शो इन माई करंट एसेट्स। तो पहली बात, मैं इन्वेंटरी को अपने करंट एसेट में दिखा रहा हूं, 12,000 इन्वेंटरी दिखा दी भैया, क्लोजिंग स्टॉक है ये, स्टॉक। दूसरी बात, अब देखिए वो एंट्री खुद बताएगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड इज क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है और हमने उसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाया था। तो क्रेडिट परचेजेस करनी है तो मैं वहां से लेस कर दूंगा, तो मैं यहां से 12,000 लेस कर रहा हूं। आराम से देखिए, मैंने तभी कहा था आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेपरेट नोट बनाइए। परचेजेस हैव द डेबिट बैलेंस, और मैं वहां परचेज को क्रेडिट कर रहा हूं, इसलिए मैंने लेस कर दिया। लास्ट पॉइंट में आ गया जी, 5 इंफॉर्मेशन थी, 4 कर दी, 5वीं चल रहा हूं। द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ 4,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है सर। वो कहता है ये जो 4,000 8,000 का बैलेंस है ना सस्पेंस में, ये जो सस्पेंस अकाउंट में जो अभी आपने करंट लायबिलिटीज में लिखा है, मैंने लिखा है $8,000 का, ये इसलिए है क्योंकि आपने 4,000 शेयर्स इशू कर दिए थे। ठीक है सर, 4,000 शेयर्स इशू करेंगे तो 50 सेंट के हिसाब से तो बेटा 2,000 ही तो आएगा, क्योंकि वी कैन ओनली इशू एट वन प्राइस। तो 2,000, इट मीन $6,000 इज प्रीमियम। मैं जल्दी में नहीं हूं, आप आराम से देख लें। इससे आराम से तो मैं चल भी नहीं सकता बेटे, 1-1.5 घंटा होने लगा, मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, बिकॉज आपको लॉजिकली समझ आना चाहिए। तो 2,000 इज शेयर कैपिटल, 6,000 इज शेयर प्रीमियम। ठीक है सर। आप बताइए, अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो कैश आएगा, कैश एसेट है, तो डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर प्रीमियम, 6,000, 2,000, 8,000। अब हमने देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पहले एंट्री देखिए, एक बच्चा देख रहा है ध्यान से, आप देखिए जी एंट्री। क्या सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई एंट्री? हमने इसका सस्पेंस अकाउंट का ऑलरेडी, अगर आप देखें ध्यान से, तो एंट्री तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है ही, इसकी एंट्री तो पास करनी नहीं है, बिकॉज ये तो सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी है। बस मैंने वहां सस्पेंस से काटना है, ये तो समझाने के लिए बताइए। मुझे सस्पेंस अकाउंट से काटना है। कहां पे सस्पेंस अकाउंट लिखा मैंने? ये लिखा है। मुझे यहां से काटना है, ये मैंने रब भी कर दिया। और इसका बाइफिकेशन मुझे कहां लिखना है? स्टेटमेंट शोइंग इक्विटी में। कहां पर बेटे? नई शेयर कैपिटल मैंने इशू कितने की? $2,000 की। और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां है?
शेयर प्रीमियम 6000, आराम से देख लीजिए बेटे। वो ट्रायल बैलेंस में ही था, जो $8000 थे वो आपने ऑलरेडी था, सस्पेंस में आ रहा था, हमें नहीं पता था क्योंकि वो अकाउंटेंट है, बेवकूफ है, उसको पता नहीं था कहाँ डालते। आज आपने 8000 सस्पेंस से काट दिए और उसकी जगह $2000 की शेयर कैपिटल लिख दी और $6000 का शेयर प्रीमियम लिख दिया। $2000 कैसे आया? क्योंकि 4000 शेयर्स किए और पहले आपको पता ही है 50 सेंट के शेयर है, तो बेटे 2000 आ गया, बैलेंस जो बच गया वो शेयर प्रीमियम है, मैंने वो लिख दिया बस। बेटे मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, आप आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं। अब मैं टोटल करूंगा बेटे, आराम से देखिए जी, कैलकुलेटर आपके पास है, मैं पहले इसी को कंप्लीट कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 8000 जमा 2 10 आ गया जी। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल का बैलेंस 9000 था, तो मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा $9000, कहां लिख दिया मैंने इसको? अच्छा मेरी मिस्टेक है सर, मैंने लिखा नहीं, $9000 आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट इज लोन नोट्स 8000 भी नहीं लिखा मैंने, मेरे से 2 गलती रह गई बेटे, लोन नोट्स भी नहीं लिखा, मैं वो इंटरेस्ट समझाने लग गया ना, तो इसलिए मैंने ये 2 क्रेडिट बैलेंस लिखे ही नहीं बेटे। लोन नोट्स ये 8000 है, मेरी गलती है सर बेटे। 8000 के लोन नोट्स हैं और 9000 की प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ठीक है जी। मैं आ गया जी यहां पर, ये इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल में कोई एंट्री नहीं हुई, तो 9000 ही दिखा दीजिए। सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम में 9000 दिखा दीजिए, 3000 जमा 6000। रिवैल्यूएशन सरप्लस में 6000 दिखा दीजिए क्योंकि एक ही एंट्री हुई है। अभी यहां रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, वैसे ये लास्ट में टोटल करते हो तो सामने था इसलिए मैंने कर दिया। चलिए हम आराम से चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं इनकम स्टेटमेंट में आ गया, मुझे यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखनी है, तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्किंग नोट जो बनाया है उसको देख लें बेटे। 20 जमा 8 28, 28 माइनस 12, 16000। तो बेटे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 16000, इसको शो कर रहे हैं, ये लीजिए 16000, इसको लेस करेंगे, आराम से चलना है। देखिए 1 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई टेंशन नहीं है बेटे, लेस कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 34,000। मैंने सोल्यूशन अपने सामने रख लिया कि गलती हो तो पता चल जाए, क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं। 34,000 में से ये लेस करना है और ये लेस करना है, करिए बेटा। 34,000 में से आप मत करिए, आप तो पेपर दे चुके हैं भैया, मैंने देना है 15,550। ये आ गई जी 10,450। यहाँ तक हमारा बिल्कुल आंसर टली कर रहा है, मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने। 10,450। अब इसमें 2 आइटम्स मैंने को लेस करनी है फाइनेंस कॉस्ट की बेटे, -2,400 माइनस 900, बैलेंसिंग आ गया जी 7,150 तक मैं रुक गया हूँ। मैं भूपेश आनंद आपके सामने 7,000, 10,450, 2,400 और फाइनेंस चार्ज 900 है बेटा, 800 है बेटा। मैंने ये पता नहीं कहाँ से लिख दिया, ये 800 है बेटे। लोन नोट्स के ऊपर तो 800 है, मैंने वो गलती से प्रेफरेंस डिविडेंड की फिगर लिख दी, ठीक है जी। देखा यहाँ से पता चलता है कि आप लाइव में भी गलती कर सकते हैं। तो 10,450 माइनस 2,400 माइनस 800, ये आ गया जी 7,250। मैं रुक गया हूँ यहाँ तक, बिल्कुल टैली हो रहा है। मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। 7,250 2 बार नहीं लिखना क्योंकि मेरा पेज डिफरेंट होगा, तो इसलिए मैं यहां पर आ गया हूं। टैक्स मैंने पे किया 2500, टैक्स मैंने पे किया 2500। तो आइए जी, आइए 7,250 माइनस 2500, ये आ गया जी 4,750। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था आपको, तो वो 6,000 यहाँ दिखा सकते हैं। वैसे हमने इक्विटी में भी दिखाया दिया है, आप एक ही जगह दिखा दें, कोई टेंशन नहीं है। मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस को एक तो यहाँ पे शो कर दिया और दूसरा 6,000
रिवैल्यूएशन सरप्लस तो आ ही रहा हो, तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है जी, आप देख लीजिए, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। अब टोटल कितना आ गया जी? 10,750। आराम से 10,750 बोलो जी। 10,750 तक सबको समझ आ गया, जिसमें से 4,750 तो हमने इस बार कमाए और 6,000 का सरप्लस है जो हमने ऑलरेडी अलग से दिखा दिया उसमें। ठीक है जी, तो अब आप 4,750 शो कर दीजिए कहां पर? यहां पर प्रॉफिट फॉर द ईयर में 4,750 शो करेंगे। ठीक है सर, मैं आ गया जी बैलेंस शीट में। मैंने इसको टोटल किया और टोटल मैंने आउटर कॉलम में दिखा दिया। नॉन करंट एसेट 41,000, बाकी सब नॉन करंट में आ ही रहे हैं। इन्वेंट्री आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और यहां पर मैंने रिसीवेबल्स का बैलेंस भी गलती से नहीं लिखा भैया, मेरी गलती है। रिसीवेबल्स जबकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, देखिए देखिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, गलती हो रही है। रिसीवेबल्स 10,000 रह गया होगा बेटा, छूट गया। मेरी ऐसी इंटेंशन तो थी नहीं 10,000। इसका मतलब हमें और ध्यान से करना है, आप समझ रहे हैं? तो टोटल कर दीजिए कितना? 41 प्लस 7,250 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये आ गया जी 70,250 आपके सामने टोटल एसेट्स का टोटल आ गया। इसका मतलब आपकी जो कैपिटल और लायबिलिटी है वो भी 70,250 ही आनी चाहिए। इसमें देखिए हम क्या क्या दिखाते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम, उसके बाद ये रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिर रिटेन अर्निंग्स, और ये हमने ऑलरेडी निकाल ही लिए। ठीक है, तो आइए मैं पहले वहीं पे चलता हूँ। ये निकाल लिए 8,000 है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो 8,000 दिखा दीजिए। इरिडीमेबल हमें पता ही है 9,000 है, तो मैंने 9,000 दिखा दिया। शेयर प्रीमियम देखिए 9,000 है, तो मैं शेयर प्रीमियम को 9,000 दिखा रहा हूँ। देखिए आराम से आप देखिए, मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। रिवॉल्यूशन सरप्लस हमें पता ही है 6,000 है। अब आ जाइए रिटेन अर्निंग्स 3,000, क्योंकि डिविडेंड हम हमेशा बेटे डू नॉट गिव फ्रॉम रिवॉल्यूशन सरप्लस तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता। ठीक है जी, 3,000 प्लस 4,750 माइनस 2,500, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,250। किसका? रिटेन अर्निंग्स का। तो मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, रिटेन अर्निंग को 5,250। मैं रुक गया हूं। अब आप टोटल भी टैली कर सकते हैं। टोटल वैसे 9 और 8 17 और 3 20, 9 और 8 17 और 3 20 और 3 23, ये आ गया जी 23। ये 6, ये 4,750, ये 2500 का नेगेटिव, ये 8,000। अब आप टैली करिए, कॉलम्स के और रोज का टोटल जो है 39,250 आना चाहिए। ये फिगर जो आनी चाहिए मैं यहां लिख रहा हूं, लिखने वहीं पे है 39,250। मैं कर देता हूं भैया, आप थक गए होंगे, मैं तो थका नहीं। 23,000 प्लस 6,000 प्लस 4,750 माइनस 2,500 प्लस 8,000, ये आ गया जी 39,250। अब 39,250 मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इक्विटी का है, प्लस 8,000 प्लस 23,000 करंट लायबिलिटीज,
ये आ गया जी 70,250। आप देखिए आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मिल रही है, मुश्किल है ही नहीं कुछ यार। ये पहला क्वेश्चन था ना, वो तो चांस की बात है। रिसीवेबल्स और रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल कैपिटल में लिखने भूल गया, क्योंकि उस समय मैं भावनाओं में बह गया था, आपको एक्सप्लेन करना था, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को पोस्ट करना है। लेकिन इससे एक बात और सीख को मिलती है कि आपको ध्यान से और ईमानदारी से और सिंसियरिटी से और प्रैक्टिस करनी है। बेटे मैंने ये क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट कराया है, मैं अभी सेकंड भी कराऊंगा, पर उसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे, बिकॉज मैंने आपको आज टेक्निक बतानी थी, फॉर्मेट बताने थे, कंसेप्ट बताने थे, तो मैंने वो बताने की कोशिश की। होप आपने एंजॉय किया होगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।